नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को विधानसभा में पारित नहीं करवाने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का निजी स्कूलों ने विरोध करने की दी चेतावनी। जंक्शन पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। 15 फरवरी को होगा बार संघ हनुमानगढ़ की नई कार्यकारिणी का मतदान। निर्वाचन अधिकारी वतनदीप सिंह ने दी जानकारी। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में किया गया किसान सभा का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को विधानसभा में पारित नहीं करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चिकित्सकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया है, जो विधानसभा के कई सदस्यों, चिकित्सकों और जनता की ओर से आपत्ति और आलोचना के कारण समीक्षा के लिए परामर्श समिति को भेजा गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के इस अधिकार विधेयक पर डॉक्टरों में से आपत्ति दर्ज करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार इस विधेयक को फिर से पेश करने और इसे विधानसभा से पारित करने की योजना बना रही है। इस प्रस्तावित विधेयक में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनके चलते राज्य के सभी चिकित्सक एवं अस्पताल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने में पूर्णतः सक्षम भी है। लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार निजी अस्पतालों से बिना इमरजेंसी को परिभाषित किए इमरजेंसी के नाम पर निःशुल्क सेवाएं लेना चाहती है। किसी भी अन्य उद्यम, व्यवसाय, उद्योग अथवा व्यापार की तरह निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर ही संसाधन जुटाने होते हैं तथा बिना संसाधनों के कोई भी व्यवसाय अनिश्चित काल तक निःशुल्क सेवाएं नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में निजी अस्पतालों को भविष्य में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। बहुत से निजी अस्पताल जो पहले ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इस अतिरिक्त बोझ के कारण बंद हो सकते हैं। इसका खामियाजा अंततः राज्य की जनता को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि जिस तरह राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राइट टू एजुकेशन को लागू करते समय होटल्स, रेस्टोरेंट्स एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को निःशुल्क भोजन अथवा निःशुल्क शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया गया, उसी तरह राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देते समय चिकित्सकों व निजी अस्पतालों को निःशुल्क सेवाओं के लिए बाध्य नहीं किया जाए। राज्य के अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, आवश्यकता अनुसार और अधिक चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाए ताकि राज्य की जनता को राज्य के अस्पतालों में और अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यह केवल एक सतही कानून है जो व्यावहारिक रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह कानून राज्य के निवासियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य के धारकों के सुधार के इरादे के बिना निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को दबाने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है। यह कानून स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श किए बिना एक तरफा प्रस्तावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल का राजस्थान राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गिरावट और गायब होने का दीर्घकालिक प्रभाव होगा। ज्ञापन देने वालों में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन, डॉक्टर सुरेश बाजिया, डॉक्टर MP शर्मा सहित आईएमए से जुड़े अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कलेक्टर महोदया को जो ज्ञापन देने आए थे वो राइट टू हेल्थ, उसके हम विरोध में नहीं है राइट टू हेल्थ के, लेकिन सरकार जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है, जिस तरह से लाना चाह रही है, खुद के पास सरकार के पास साधन नहीं है, हॉस्पिटल्स में व्यवस्था ही नहीं है। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल से अगर आप जाओ जयपुर रोड पे तो रतनगढ़ से पहले कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको प्राइवेट प्राइमरी सुविधा भी मिल पाए। ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए लादना, जो कोई अलग स्पेशलिटी का है, कोई ENT का है, कोई सर्जरी का है, कोई फिजिशियन बैठा है, वहाँ पे किसी भी तरह का इमरजेंसी आई, इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया है क्या इमरजेंसी है। हर मरीज़ के लिए उसका पेट दर्द हो रहा है, कान दर्द होना, सिर दर्द, ये इमरजेंसी है, लेकिन एक तो डेफिनेशन नहीं है इमरजेंसी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जिस हॉस्पिटल में वो जाएगा पहले उसका इलाज करो, उसके पास वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो उसको उस स्पेशलिस्ट वाले हॉस्पिटल में भेजे जाए और उसका जो खर्चा है वहाँ ट्रीटमेंट का, रास्ते का, एम्बुलेंस का, वो सारा खर्चा वो हॉस्पिटल वहन करे और इसके रिएम्बर्समेंट की कोई कहीं पे प्रावधान है ही नहीं। तो ये तो एक तरह से यही हो गया कि आप अपनी नाकामी, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और प्राइवेट्स पे डाल दो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े थोड़ी हैं, हनुमानगढ़ में तो कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तो जो छोटे हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं किसी तरीके से, एक तरह से ये उनको बंद करने की नौबत आ जाएगी। और ऐसा कुछ होता है, अभी हमारी बात चल रही है IMA में और हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में, तो 11 तारीख को हो सकता है हम एक दिन के लिए संपूर्ण बंद करें और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये बिल आता है इसी स्वरूप में तो हम इसकी फिर हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए।
यही विरोध है हमारा। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का निजी स्कूलों ने विरोध करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 के विरोध में निजी स्कूलों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। बुधवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर बिल के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार गलत तरीके से स्कूलों पर दबाव बनाना चाहती है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार निजी स्कूलों पर नियंत्रण करने के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने के लिए बिल ला रही है। इसमें कुछ ऐसे नियम शामिल किए गए हैं जिसे लेकर निजी स्कूलों को आपत्ति है। बिल के अनुसार सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी के खर्चों को चलाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक निजी स्कूल की कुल फीस का 1% हिस्सा सरकार लेगी। कमेटी किसी स्कूल पर कोई भी दंड का प्रावधान करती है तो उसकी सुनवाई का अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगा। यह न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरटी के तहत भी प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन देने के लिए निजी स्कूलों को नोटिस सरकार से जारी किया। उस पर जब तक बच्चा पहली कक्षा में नहीं आएगा सरकार पुनर्भरण राशि भी नहीं देगी। ऐसे में प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालक इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे सड़कों पर ही क्यों न उतरना पड़े। जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इन प्रावधानों को नहीं हटाया तो आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, लेकिन सरकार की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि अगर सरकार की ओर से इस नीति को लागू किया गया तो राजस्थान के 33 जिलों के लगभग 80,000 स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित बिल के विरोध में गुरुवार को जिले भर के निजी स्कूल संचालक व स्टाफ काली पट्टी बांधकर बच्चों को अध्ययन करवाएंगे। राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार आगामी आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान सरकार अभी एक बिल ला रही है, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023। इसमें संस्थाओं पर बहुत सी ऐसी चीज थोपी जा रही हैं जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। ये जो बिल लाया जा रहा है ये बना तो इसलिए था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनके लिए था, लेकिन इसमें प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स और इनको कोचिंग संस्थानों को शामिल किया जा रहा है। हमारे राजस्थान में दो प्रकार की संस्थाएं, एक तो वो संस्थाएं जो बहुत बड़ी हाई लेवल की संस्थाएं जो जब देश आज़ाद हुआ उस समय से सेवा कर रही हैं। तो इसमें हमारे ज़िले में भी 2-4 ऐसी संस्थाएं जबकि सरकार के पास साधन उपलब्ध नहीं थे, उनको शिक्षित करने के लिए संस्थाएं खोली गई थी। और आज भी यही स्थिति है। यदि प्राइवेट स्कूल आज सरकार बंद कर देती है तो सरकार के पास संसाधन नहीं है। इस रेगुलेटरी एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी संस्थाओं की आय होगी, जितनी हम फीस वसूल करेंगे या फीस जो भी आएगी जमा होगी आपको वो हमसे वसूलेंगे। जो टैक्स की स्थिति है, जो स्कूल हैं ये सेवा के क्षेत्र में आते हैं। आज तक कहीं भी सेवा पर कहीं भी टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जो स्कूल हैं उनकी आय पर टैक्स ये सोसाइटियों के माध्यम से चलते हैं और सोसाइटियों में जो भी चीज़ है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर हो रही है। हम इस बिल का जो बिल आ रहा है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और साथ में चेतावनी भी, यदि ये बिल वापस नहीं होता तो राजस्थान में एक नया आंदोलन प्राइवेट स्कूल्स करेंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को हमारा ये संदेश देना चाहते हैं कि इन्होंने जो RTE है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको एक मजाक बना के रख दिया है। अब भी जैसे रिसेंटली आदेश जारी हुए हैं कि भी 1 महीने के अंदर अंदर पिछले गत सत्र का बिना किसी फार्मूले के इन्होंने वो जारी कर दिया कि भी एडमिशन लेने हैं, टाइम फ्रेम जारी कर दिया, एडमिशन लेने हैं, एडमिशन प्रक्रिया पूरी होएगी और उसके बाद में अगले साल वो अगली कक्षा में हो जाएंगे मार्च में। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है, हमारी ये मांग है कि 23-24 का जो सेशन होगा उसमें इसको लागू किया जाए। हमें प्री प्राइमरी से कोई वो नहीं है, हम चाहते हैं कि प्री प्राइमरी से हो, पहले था भी ये, और कोर्ट के माध्यम से हमारी रिट जो लगी उसी के बदौलत ये गवर्नमेंट ने रिट से बचने, इससे कोर्ट से बचने के लिए ये प्री प्राइमरी दोबारा स्टार्ट की है, जबकि इन्होंने पहली कर दी थी। और दूसरा, भुगतान का जो प्रक्रिया है, अगर RT का वो अपने नियम थोपना चाहते हैं
तो भुगतान की प्रक्रिया निश्चित है, सितंबर में वो करना टाइम फ्रेम के मुताबिक, और जबकि 2-2 साल 3-3 साल का जो है पुनर्भरण राशि जो है वो बकाया पड़ी है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 2019 से भी लेके, मतलब 19 से लेके आज 21 तक के जितने बकाया बिल हैं उनका पहले पुनर्भरण की एक प्रक्रिया लागू की जाए, स्कूलों को पुनर्भरण किया जाए। और वो अपने नियम तो थोप देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सुविधा स्कूलों को मिलनी चाहिए वो स्कूलों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये हमारा पूरे राजस्थान लेवल पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। कल हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए हैं। आज हम हनुमानगढ़ जिले के समस्त पदाधिकारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। राजस्थान सरकार राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल ला रही है। उसमें ये ऐसा प्राधिकरण है जिसमें जो हमारी कोई फीस की समस्या है, कोई टीचर की समस्या है, न तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा 1% हम पर टैक्स लगाया जा रहा है हमारी आय का। कुछ हमारी हैं जो आरटी की समस्याएं। इस साल जो एडमिशन दिया है अभी 28 फरवरी को लास्ट एडमिशन करेंगे, उसके बाद हम पहली क्लास में बच्चा पहुंच जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा। बच्चों को अभी कुछ आता नहीं है, तो ये बहुत आनंद फानंद में लिया गया निर्णय है। इसका हम विरोध करते हैं। आरटी के नियम 23-24 से लागू किए जाएं और जो रेगुलेटरी इनका अथॉरिटी बिल है उसको वापस लिया जाए। आगे हमारा कल का 9 फरवरी को हम काली पट्टी बांध के हमारा जो स्टाफ है और जो स्कूल संचालक हैं वो अपना अध्ययन कराएंगे बच्चों को, और उसके बाद हम अपने एमएलए जो हैं स्थानीय एमएलए उनको ज्ञापन देंगे अपनी मांगों के लिए, और उसके बाद जैसा भी राज्य सरकार के जो हमारे राज्य के पदाधिकारी निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम। जंक्शन पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया है। आरोपी से 15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। एसआई मांगूराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मंगलवार देर शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए एक युवक को 15 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान सुरेंद्र सिंह उर्फ जुगनू पुत्र दर्शन सिंह मजबी सिख निवासी 28 ASPS घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल चक ज्वाला सिंह वाला के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच एसआई लखवीर सिंह कर रहे हैं। ये रात को दौरानी गश्त है जो मुलजिम सुरेंद्र उर्फ जुगनू पुत्र दर्शन सिंह जाति ये रहने वाला है 28 AS घड़साना का, और अभी ये अपने ननिहाल में चकज्वाला सिंह रह रहा है। उसके पास से 15 ग्राम चिट्टा बरामद किया था हाउसिंग बोर्ड के पास में, संगरिया बाई के पास के रोड पर हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पर। अभी अनुसंधान है जो SHO सदर के नाम किया गया, अग्रिम कार्रवाई वो करेंगे। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईएमए ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। टाउन शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। इस संदर्भ में बुधवार को आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस से मुलाकात कर उन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर एनन ने डॉक्टर पारस जैन को फिरौती के लिए धमकी देने के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को साधुवाद देते हुए इस प्रकरण के मुख्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर चिकित्सकों में व्याप्त भय को दूर करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा सहित आईएमए से जुड़े अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। अभी एसपी महोदय से मिलने आए थे, वो नहीं थे तो एडिशनल एसपी साहब से मिले थे। जैन साहब वाले प्रकरण में जो लॉरेंस मिशनर गैंग से धमकी मिली थी उसमें पुलिस ने अच्छा काम करते हुए 3 लोगों को पकड़ भी लिया था। आज भी एक को पकड़ा है, लेकिन उन्हें अभी दोबारा धमकी मिली है उसी गैंग से। तो ये छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। एसपी साहब के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनके जो मेन गुर्गे हैं, जो चाहे विदेश में बैठे हों चाहे देश में बैठे हों, अगर पॉलिटिकल विल होगी और प्रशासन उस हिसाब से काम करेगा तो उनको भी पकड़ा जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत है उस लेवल पे काम करने की, और जब तक वो मेन लोग नहीं पकड़े जाएंगे, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की धमकियाँ मिलती रहेंगी। क्योंकि ये जो लोकल गुंडे हैं ये तो कोई नाबालिग होता है, कोई नशेड़ी होता है, थोड़े थोड़े पैसों पे लेके तो बहुत मिल जाते हैं आजकल। वही बात बता रहा हूँ ना, जो मेन जो इसके गैंग के सरगना हैं वो तो बाहर हैं, वो तो अभी भी कॉल कर रहे हैं। उनका तो पूरा बड़ा गैंग है, उनमें 3 जनों 4 जनों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक मेन लोग अंदर नहीं जाएंगे। डॉक्टर इस कारण दहशत में अपना काम नहीं कर पा रहे।
बाकी सबके कोई भी अनजान कॉल आते हुए डर लगता है उठाते हुए, और वो मरीजों के भी फ़ोन हो सकते हैं, उठाने पड़ते हैं। तो इस सब को लेकर दहशत तो है, और इसीलिए हम आज मिलने आए थे कि इसमें प्रभावी कार्य। पुलिस एक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। पुलिस का यहाँ पे लोकल पुलिस का जो काम है वो कर रही है, बखूबी कर रही है, और हमें आश्वासन भी मिले और कार्रवाई भी दिखी है। हम ये चाह रहे हैं अब ये सिर्फ लोकल लेवल पे तो ये होगा नहीं, जो सरगना है वो बाहर बैठे हैं, इसमें तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी पूरे प्रदेश के स्तर पे और देश के स्तर पे इस पे कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक ये तो आगे से आगे चलता रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। सीएम महोदय ने मीटिंग भी ली थी, उसमें भी उन्होंने इस बात को उठाया है, और वो भी ये मानते हैं कि इसको राजनीतिक स्तर पे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लेके ही कुछ हो पाएगा। उसी क्रम में हम ज्ञापन देने आए थे। दोबारा वही पैसों की धमकी मिली है, डिटेल तो हमें नहीं मालूम, इतना ही आया है क्योंकि जैन साहब से भी मुलाकात नहीं हो पाती ज़्यादा, वो भी डरे हुए हैं। पुलिस सुरक्षा उनको दी गई है, हम चाहते हैं कि पुलिस सुरक्षा थोड़ी और सुदृढ़ की जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस तरह के माहौल में काम करना। बार संघ हनुमानगढ़ की नई कार्यकारिणी के लिए 15 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी वतनदीप सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया के तहत 15 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले गुरुवार को नाम निर्देशन दाखिल किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की जाएगी। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता वतनदीप सिंह माल ने बताया कि जिस अधिवक्ता ने प्रैक्टिस की 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है, वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा 10 वर्ष से वकालत कर रहे अधिवक्ता, उपाध्यक्ष, सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के योग्य हैं। उन्होंने बताया कि इस बार हो रहे चुनाव में बार काउंसिल के आदेश पर बार संघ के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की ओर से वोट बनाए गए हैं। इन वोटों में आपत्ति के बाद 577 वोटों को फाइनल किया गया है। इन 577 वोटों के आधार पर ही मतदान होगा। बार संघ हनुमानगढ़ के 2023 की कार्यकारिणी के लिए 15 फरवरी की इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए 9 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। उसके बाद में 2 से लेकर 4 बजे तक उन नॉमिनेशंस की जांच की जाएगी। 10 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया है, और उसके बाद में 15 तारीख को मतदान होगा, जो कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है, और 2 बजे के बाद में वो गणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि रिजल्ट आने तक जारी रहेगी। फाइनल वोटर लिस्ट पूर्व में ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठित किया गया था बार संघ अध्यक्ष द्वारा। उस कमेटी के द्वारा जो वोट लिस्ट बनाई गई थी, वो 577 अधिवक्ताओं उस वोटर लिस्ट में सदस्य हैं। उन्हीं वोटर लिस्ट के आधार पर 577 वोटों की लिस्ट के आधार पर ये चुनाव करवाए जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट
किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। बुधवार को टाउनशिप एक मैरिज हॉल में स्किन एक्सपर्ट सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्यूटी एक्सपर्ट स्किन ट्रीटमेंट संबंधी आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए बुधवार को टाउन में स्किन एक्सपर्ट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता रूपाली अंबाला रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जावेद खान, बनवारी लाल, जीतू बजाज, परमानंद सेन आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉस्मेटोलॉजी एवं मेकअप आर्टिस्ट सुषमा वर्मा ने की। सेमिनार में हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने ब्यूटी एक्सपर्ट्स को स्किन ट्रीटमेंट संबंधी आ रही समस्याओं का निस्तारण किया, साथ ही प्रक्रिया से ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में नई तकनीक के बारे में ब्यूटी एक्सपर्ट्स को जानकारी देना था। उन्होंने कहा कि सेमिनार के बाद नई जागरूकता आएगी एवं नई तकनीक के माध्यम से आमजन को ब्यूटी की सेवाएं मिलेंगी। मैं BLC से 1 साल से जुड़ी हूँ। इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने कई इसके फेशियल किट हैं और इसके स्किन के बारे में मैं आज BLCC की क्लास ले रही हूँ स्किन की। रूपाली मैम और सुषमा मैम ने आज हमें बहुत अच्छा सिखाया। BLCC वेलसाइज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज मैंने शिमला होटल में एक स्किन की क्लास ऑर्गेनाइज की थी BLCC वेलसाइज की तरफ से, जिसके अंदर हमने जो BDM रूपाली से हैं, दिल्ली से हैं स्किन एक्सपर्ट, उनको हमने बुलाया। और जो बच्चे आज स्किन में जूझ रहे हैं, जिनके बहुत सारी स्किन में प्रॉब्लम होती है, हेयर में प्रॉब्लम होती है, बाहर से जो मार्केट में बहुत प्रकार का केमिकल मिलता है वो अपने हेयर में यूज करते हैं, स्किन में यूज करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दी है। और बच्चों को हमने हेयर का ट्रीटमेंट बताया, स्किन एनालाइज करना सिखाया, छोटी छोटी जो मशीनें आती हैं उसको स्किन का टाइप बताया कि कितनी प्रकार की हमारी स्किन होती है, कितनी हमारी स्किन की लेयर होती है। इसके अलावा बच्चों को सर्टिफिकेट से हमने नवाजा है। और जो बच्चे बीच बीच में हमने क्वेश्चन किए, जो विनर हैं उनको जीतू बजाज की तरफ से भी बच्चों को प्राइज दिए गए और हमारी IHB की तरफ से भी हमने सर्टिफिकेट दिए हैं। और यहाँ आके बच्चे बहुत खुश हुए हैं। और इसके अलावा जैसे सूरतगढ़ से भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, पीलीबंगा से जुड़े हैं। इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस वर्कशॉप के लिए। हमारे जावेद जी हमारे साथ हैं और दूर दूर से हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं। और हम चाहते हैं, हमारी मुहिम यही है कि जो बिगनर हैं, जो ब्यूटी लाइन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे कभी स्किन की कभी मेकअप की क्लासें ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और बच्चों को अपडेट करते रहेंगे। पदमपुर व जोधपुर में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में हनुमानगढ़ बार संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। पदमपुर व जोधपुर में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में हनुमानगढ़ बार संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। अधिवक्ताओं ने दोनों ही मामलों में मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी करने की मांग की। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने बताया कि पदमपुर बार संघ के सदस्य अधिवक्ता राजेंद्र कुमार के चैम्बर में घुसकर उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ के अधिवक्ताओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर बार संघ की ओर से भी इस घटना के खिलाफ मंगलवार को वर्क सस्पेंड रखा गया था। उनके आह्वान पर बुधवार को हनुमानगढ़ संघ की ओर से वर्क सस्पेंड किया गया। इस संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से यह वर्क सस्पेंड प्रस्ताव न्यायालय में दिया गया। उन्होंने बताया कि जोधपुर में कुछ पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र भारती के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना के खिलाफ जोधपुर में भी आंदोलन चल रहा है। इस घटना के विरोध में भी वर्क सस्पेंड रखा गया है। पदमपुर तहसील जिला श्री गंगानगर में हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनके चैम्बर में घुसकर कुछ जो समाज कंटक लोग हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की, जिसके विरोध में वहाँ पदमपुर तहसीलदार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ तहसीलदार महोदय द्वारा भी अपने कर्तव्यों की पालना न करके समाज कंटकों का साथ दिया। इसी प्रकार जोधपुर में भी हमारे एक अधिवक्ता साथी के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई और जिसके विरोध में भी वहाँ पर आंदोलन चल रहा है।
कि श्रीगंगानगर बार द्वारा कल स्थगन रखा गया। इसी संदर्भ में उनके आह्वान पर हम आज हनुमानगढ़ बार संघ द्वारा भी स्थगन कार्य रखा गया है। अब आज अधिवक्तागण ने विरोध स्वरूप कार्य नहीं किया और हम ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही शीघ्र जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं और जो समाज कटक लोग जिन्होंने अधिवक्ता के साथ पदमपुर में भी मारपीट की है, उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए। डॉक्टर पारस जैन से फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने आज अदालत में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के चौथे सदस्य को टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारा ने बताया कि आरोपी हर्ष उर्फ काकू को गिरफ्तार कर उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे रिमांड पर लिया गया। दिनेश सारा ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी। उल्लेखनीय कि इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से उसे निरुद्ध किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में डॉक्टर पारस जैन जी को धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस मुकदमे में पहले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। कल एक अभियुक्त को जिसने वहाँ की रेकी की है उसको और गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 का रिमांड हासिल किया गया और एक मुलजिम को जेशी करवाया जा रहा है। ये इसमें रहमान उर्फ बबलू और एक नाबालिग था, ये जो जयपुर गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको कोई काम उन्होंने सौंपा नहीं और ये वापस आ गए। ऐसा कोई समाचार है नहीं, शायद उनके पास कॉल आई होगी। नहीं, जंक्शन वाले मामले इनका अभी तक कोई रोल है वो साबित नहीं हुआ। नहीं, फिलहाल अभी कुछ नहीं, अनुसंधान है वो जारी है। 3 दिन का रिमांड मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में किसान सभा का आयोजन किया गया। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेट घरानों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा की एक महापंचायत जंक्शन स्थित धान मंडी में आयोजित की गई। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पाले से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। किसान सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने टीबी क्षेत्र में लगाई जा रही इथेनॉल की फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से इस एरिया के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यदि टीबी क्षेत्र में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई गई तो वर्तमान में उपजाऊ भूमि आगे जाकर बंजर हो जाएगी, यहाँ किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हो सकेगी। वक्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी के किए गए वायदे को पूरा करने की मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों द्वारा की जा रही मांग नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में दोनों सरकारों की तख्तापलट की जाएंगे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश का समाज 3 मुख्य चीजों पर निर्भर है। पहला है खेती किसानी, दूसरा है रोजगार, चाहे वो पुलिस वाले भाई हो, फौज वाले भाई हो, आईटी सेक्टर में इंजीनियर हो, वो सारे के सारे नौजवान रोजगार के तहत आते हैं। और तीसरा है व्यापार, काम धंधा। ये मोदी सरकार एक एक करके रोजगार को भी खत्म कर रही है, खेती करने वाली जमीन भी किसानों से छीन रही है और काम धंधे करने के देश में आज हालात भी नहीं बचे हैं। किसान भाइयों, कल जब मीटिंग हो रही थी तो राजस्थान के किसानों ने बताया किस तरीके से 10-10, 15-15 लाख रुपए में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए आपकी जमीन ली जा रही है। मैं आपको हरियाणा के हालात बताऊं तो हमारा एक मोर्चा वहां चल रहा है, 16 जनवरी से धरना लगा हुआ है। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने के लिए किसानों से 49 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ली। 1 एकड़ का 49 लाख किसानों को दिया, लेकिन उसी हरियाणा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को वो जमीन 1,31,800 रुपया प्रति गज के हिसाब से बेच दी। आज पूरे देश से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के राष्ट्रीय किसान नेताओं की जंक्शन धान मंडी में किसान महापंचायत रखेगी, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे रहे, जिसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा रहा कि जो पूरे प्रदेश में पाले से जो फसलों का नुकसान हुआ है उनकी जल्द से जल्द गिरदावरी करा के तमाम किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाए। तो दूसरी हमारी मांग रही कि जो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील है उसमें जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है और वो इथेनॉल की फैक्ट्री से
जो तमाम क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, उसको लेकर के आज हमने प्रशासन को अवगत करवाया है कि अगर एथेनॉल की फैक्ट्री वहाँ लगाई जाएगी तो जो टिब्बी क्षेत्र है वो एक उपजाऊ क्षेत्र है और जो नीचे का पानी है बहुत अच्छा होने के कारण वहाँ धान और गेहूँ की खेती की जाती है और राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र टिब्बी तहसील का है। परंतु अगर वहाँ फैक्ट्री लगाई गई तो पूरी भूमि बंजर हो जाएगी और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, विभिन्न प्रकार की शारीरिक तौर पर उन्हें बीमारियों का कारण उस फैक्ट्री का रहेगा। और जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कर्ज माफी का वादा किया गया था, वो वायदे को लेकर के भी आज दोनों सरकारों को अवगत करवाया गया कि अभी भी किसान सोया नहीं है। अगर हमारी मांगों को जल्द हल नहीं किया जाएगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों सरकारों को तख्ता पलट किया जाएगा। और जो चौथी हमारी मांग रही वो स्वामीनाथन आयोग C2+50% फॉर्मूले को लागू करने की माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की कि जो तमाम किसानों की जरूरी मांगे हैं इनको जल्द से जल्द लागू करके, जो मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में किसानों की आय दुगनी की जाएगी, उस वादे को पूरा किया जाए। परंतु उस वादे को पूरा करने की बजाय भारत सरकार के द्वारा किसानों की खर्च को दुगुना कर दिया गया है, जिसको लेकर के पूरे देश का किसान त्रस्त है। इन सभी मांगों को लेकर के पूरे देश के राष्ट्रीय किसान नेता हमारे बीच भी काफ़ी बड़े किसान नेता हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, जिसमें तमाम क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा के हनुमानगढ़ आगमन पर विप्र फाउंडेशन की ओर से उनका सम्मान किया गया। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा के हनुमानगढ़ आगमन पर विप्र फाउंडेशन की ओर से उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने फाउंडेशन की पट्टिका एवं साफा पहनाकर राज्य मंत्री महेश शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ब्राह्मणों के हितों को देखते हुए विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में सिर्फ 2 साल के लिए ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पद ब्राह्मण समाज को दिए गए हैं। साथ ही विप्र कल्याण बोर्ड का गठन भी कांग्रेस सरकार में किया गया। उन्होंने कहा कि विप्र समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने कार्यालय में मिलने में होने वाला समय जाया करने की बजाय सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए। इसमें EVS की विसंगति को दूर करते हुए 3 साल के लिए सर्टिफिकेट को जरूरी करना, पुजारियों के लिए संरक्षण प्रदान करना, सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। साथ ही इस बार के बजट में भी लगभग 21 प्रस्ताव उन्होंने भेजे हैं। महेश शर्मा ने मोहन भागवत की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक ने फाउंडेशन की ओर से जिले में किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक, यादवेंद्र शर्मा, जसवीर शर्मा, लोकेश शर्मा, अरुण त्रिपाठी, महेंद्र चतुर्वेदी, लोकेश शर्मा, शिव प्रकाश शर्मा, राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, दीपक शर्मा, हेतराम शर्मा, करण शर्मा, प्रशांत, सन्नी, कृष्ण स्वामी आदि मौजूद रहे। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड का जब से गठन हुआ है, सरकार ने जो सोच के साथ विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसका नाम ही कल्याण है, ऐसे बोर्ड के द्वारा हम समाज और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड काम कर रहा है। वर्तमान में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो विप्र समाज, मंदिर, पुजारी, इनको लेकर के EWS वर्ग, इनको लेकर के बड़ी समस्याएं थी। उनको इस बोर्ड बनने से बहुत सारी सहूलियतें मिलने लगी होगी। जैसे अभी हमने EWS वर्ग का 1 साल के लिए जो प्रमाण पत्र बनता था, हमने उसको 3 साल के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा और सरकार ने उसको 3 साल के लिए OBC की तर्ज पर लागू किया। दूसरा, हमने विप्र कल्याण बोर्ड बनने के बाद महिलाओं के लिए छात्रावास खुलाने की पहल करी, क्योंकि बच्चे तो कहीं रह सकते हैं, महिलाओं को, बड़ी बहनों को बड़ी तकलीफ आती है। तो हमने हर संभाग स्तर पे एक राजकीय छात्रावास खुलवाए। हमने बच्चों के लिए, EWS वर्ग के बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं थी कि उनको छात्रवृत्ति में कई विसंगतियाँ थी, उनको दूर करवाया। उनमें 2.5 लाख रुपए परिवार की आय करवाई, पहले 1 लाख थी। पहले सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति मिलने का, तो सरकारी स्कूल कॉलेज में फीस ही नहीं लगती। तो हमने मान्यता प्राप्त सरकारी, गैर सरकारी, जो जिस भी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको फीस का प्रोविजन कराया। छोटी बच्चियों के लिए 6ठी से 8वीं तक की साइकिल योजना लागू करवाई। बड़े बच्चे हैं EWS वर्ग में, उनको 10 करोड़ रुपए की राजस्थान की सरकार ने स्कूटी बांटी। ऐसे बोर्ड बनने से बहुत सारे फायदे हुए। पंडितों की, पुजारियों की बड़ी समस्या चल रही थी, उनकी जमीनों पे अतिक्रमण कर लेते हैं। राज्य सरकार ने आगे पहल करते हुए ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए कि अब किसी मंदिर माफी की जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण के जो नियम कानून है उसी के तहत तो जमीन से मुक्त करा करके और पुजारी को दी जा रही है।
तो ऐसे बहुत सारे काम विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से हुए हैं। मुझे समाज के विभिन्न संगठनों की, सामाजिक संगठनों की मांग थी कि मेरा जब से मैं विप्र कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व मिला, उसके बाद मैं इधर नहीं आ सका, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार आऊँ, सबसे समाज से रूबरू हूँ। कुछ व्यक्ति एक दो कुछ मेरे से आके मिलते थे, सब ये कहते थे। तो आज मैं बिरावत सर भी जाके आऊँ, आज यहाँ भी समाज के भी विशिष्ट जनों से मेरी बात हुई है, अभी एक दो फंक्शन भी है, सुबह में मुलाकात करूँगा। तो विप्र समाज के बंधुओं से मुलाकात करने के लिए, उनकी अपेक्षाएं जानने के लिए मैं पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।